नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब बारी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की नजदीक आ रही है। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, तो पहलवान क्यों पीछे छूटे। उन्होंने भी अपना पूरा जोर अपने अपने क्षेत्रों में लगा दिया। पहलवान बनने के मकसद से मैदान में है। अब राजनीतिक पार्टियों के ऊपर है कि कौन किस पर भरोसा जताएगा। पुराने चेहरों को ही इस बार मैदान में रखा जाएगा या फिर बड़े बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और बीच में बिहार की सत्ता, कौन बनेगा सीएम। तो चर्चा हम लगातार प्रत्येक विधानसभा सीट की कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे सासाराम लोकसभा के अंतर्गत आने वाले करगहर विधानसभा सीट की। इस सीट पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस के संतोष कुमार मिश्रा यहां से विधायक हैं, लेकिन क्या 2025 में भी वो अपने विधायकी को बचा पाएंगे? क्या संतोष कुमार मिश्रा को ही एक बार फिर कांग्रेस कैंडिडेट बनाएगी? सामने विरोध में कौन होगा? जो जनता दल यूनाइटेड लगातार 2 बार से जीत रही थी, 20 में हार गई, क्या 25 में फिर अपना पहलवान उतारेगी या फिर एनडीए में किसी और के खाते में यह सीट जा सकती है? तो समीकरण क्या है, पहलवान कौन है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ राय प्रतीक मौजूद है। तो कैसे देख रहे हैं करगहर विधानसभा को? नमस्कार तिवारी जी। करगहर विधानसभा क्षेत्र जो है सासाराम जिले का क्षेत्र है। सासाराम मतलब ही शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के क्षेत्र जो है सासाराम, वहां पे उनका मकबरा भी था। मुसलमान अफगानों का काफी दिन तक वहां पे दबदबा रहा, शासन रहा। तो उसी में एक क्षेत्र आता है करगहर, 2 ब्लॉक से मिला हुआ है, करगहर और कोचस। जब ये विधानसभा क्षेत्र 2010 में अस्तित्व में आया और इस क्षेत्र को कुर्मिस्तान भी बोला जाता है। अच्छा, नालंदा के अलावा कुर्मिस्तान कहीं है तो 2-4 सीट ऐसे हैं जहां से नीतीश कुमार तरजीह देते हैं कुर्मी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने में। मिनी कुर्मिस्तान, छोटे छोटे कुर्मिस्तान। तो उसमें एक करगहर भी है। करगहर में करगहर प्रखंड भी है, कोचस प्रखंड 2010 में अस्तित्व में आया। पूर्व मंत्री होते थे रामधनी सिंह, वो 2010 में प्रथम विधायक वहां से जीते। उसके बाद 2015 में जदयू से ही वशिष्ठ सिंह जाति से वो भी कुर्मी विधायक बने। 2020 में संतोष कुमार मिश्रा वहां से चुनाव जीते हुए। अब बात करेंगे वहां का सामाजिक समीकरण का। पहले ये सीट क्या होता था कि पहले वाल्मीकि ये विक्रमगंज होता था, विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र होता था आपका। फिर ये दिनारा से कट के कुछ हिस्सा इसमें आया हुआ है आपके, ये क्या कहते हैं, करगहर विधानसभा क्षेत्र में। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो कैमूर का है उससे भी सटा हुआ है। जैसे रामगढ़ विधानसभा हाल में उपचुनाव भी हुआ। जो स्थिति रामगढ़, दिनारा और करगहर, ये 3 ऐसे सीट है, तीनों का जो सामाजिक मतलब समीकरण है, ताना बना है, एक दूसरे से मैच करता है। अब बात करेंगे जातीय समीकरण की, पहले हम बात कर लें। तो यहाँ पे SC/ST आबादी जो है, मतलब वोटर जो है 72,500 है। अच्छा। कुल वोटर है 3,51,000, जिसमें SC/ST 72,500 है। मुस्लिम समाज 22,500 है, 22,500। कुशवाहा 30,000 है। अच्छा, हाँ। वैश्य समाज जो है यहाँ पे 40,000 है। वैश्य समाज के भी अच्छे खासे वोटर हैं। उसके बाद कुर्मी 38 से 40,000, 38 से 40,000 अकेले कुर्मी है। फिर कोयरी भी 30,000 है। उसके बाद देख लीजिए यादव 25,000 है। उसके बाद ब्राह्मण भी 35,000 है। यही नहीं, भूमिहार भी 20,000 है। राजपूत जो है ये भी 25,000 है। ठीक है। अदर्स वोटर जो है OBC EBC जो है वो बाकी जो है वो 60,000 है। और यहाँ पे बसपा, बहुजन समाज पार्टी, इसका भी बड़ा बढ़िया जनाधार रहा है, खास करके रामगढ़ के क्षेत्र में, दिनारा के क्षेत्र में और करगहर के क्षेत्र में। पिछली बार की जब हम चुनाव की चर्चा करें 2020 की, तो यहाँ से संतोष कुमार मिश्रा कांग्रेस से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। जदयू से वशिष्ठ सिंह चुनाव हार गए। लोजपा से राजपूत चुनाव लड़ रहे थे, राकेश कुमार सिंह चौथे नंबर पे रहे। तीसरे नंबर पे रहे 46,000 वोट ला के BSP, बसपा के उम्मीदवार उदय प्रताप सिंह, जाति से कुर्मी, रामधनी सिंह के बेटे हैं। अच्छा, ठीक है। और अभी जो मौजूदा समीकरण है, मौजूदा समीकरण में जो कह सकते हैं कि रामगढ़, दिनारा और करगहर का समीकरण और क्षेत्र का जो बुनावट है, सामाजिक ताना बाना है, तीनों क्षेत्र का मिलता जुलता है। इन सामाजिक ताना बाना में सवर्णों की अच्छी संख्या है, ब्राह्मण भी हैं, भूमिहार भी हैं। तो हम यहाँ से अगर बात कर लें दावेदारी की, ब्राह्मणों की अच्छी संख्या है। विधायक है उनके
विधायक है, वर्तमान- संतोष को 35,000 वोट है। तो कांग्रेस से संतोष कुमार मिश्रा का टिकट कटेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। सिटिंग अच्छा। विधायक है और बहुत ही मतलब स्ट्रांग होल्ड सीट है जदयू का, अति पिछड़ा कुर्मी कोयरी सारा वोट स्ट्रांग वोट है जदयू का। वैसी सीट से कांग्रेस से को फतेह करके दिया गया, जैसे जमालपुर में थे अजय सिंह, वैसा ही सीट फतेह करके वो लाए थे। उसी तरह करगहर में संतोष कुमार मिश्रा उस सीट को जीत के लाया, तो टिकट कटने का सवाल कम है। जदयू लेकिन के- उनके जीत के पीछे कारण भी है, क्योंकि ज्यादा अंतर से उनकी जीत नहीं हुई। बसपा अभी भी लड़ेगी। बसपा एक तरफ लड़ गई, दूसरा लोजपा 16-17 हजार वोट लेकर आ गया। देखिए बसपा आपका देखिए रामगढ़ में भी लड़ता है, चुनाव जीतते जीतते रह गया पिछले बार भी 2020 अभी भी जीतते जीतते चुनाव में जीतते भी रहा। उसी तरह यहाँ 2 नंबर अभी भी थे, 2 नंबर 20 में भी थे। बिल्कुल दिनारा में भी और करगर है ना, 3 विधानसभा क्षेत्र में बसपा का बढ़िया आधार है। और भी है, चेनारी में भी बसपा चुनाव, मतलब रोहतास के क्षेत्र में, रोहतास जिले जहाँ मतलब बॉर्डर पे, और उधर फिर वाल्मीकि नगर का कुछ क्षेत्र है, तो यूपी के बॉर्डर गोपालगंज के भी कुछ हिस्से में बसपा का बढ़िया जनाधार है। अब अभी क्या जनाधार है, लेकिन ये लोग जो है बाकी जो इनके पहलवान है, जैसे ये ठाकुर, ये उदय प्रताप प्रताप तो तैयारी कर रहे हैं। वो भी तैयारी कर रहे हैं बसपा के ही टिकट पे। बसपा के टिकट पे मजबूत पहलवान होंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे ये बसपा से। जदयू से देखिए वशिष्ठ सिंह विधायक, फिर दावेदारी नीतीश कुमार के खास नीतीश कुमार के खास हैं। उसके बाद देखिए एक बहुत बड़े नीतीश कुमार के करीबी आईएएस अधिकारी हैं दिनेश प्रसाद राय, जाति से कुर्मी है वो। अच्छा। पहले नीतीश कुमार के सीएमओ में थे, अभी बेतिया के डीएम है। चर्चा है कि उनको बीआरएस दिला के राजनीति में लाया जाएगा। अच्छा। वो चुनाव लड़ना चाहते हैं करगहर से। एक बड़ी दावेदारी है, एक बड़े पहलवान है लोजपा, राकेश कुमार सिंह, जाति से राजपूत। दावेदारी यहाँ पे चिराग पासवान की बनेगी। फॉरवर्डों की संख्या है 25,000 राजपूत हैं, 20,000 भूमिहार है, 35,000 ब्राह्मण अब है। राकेश सिंह लोजपा में है या नहीं है, इस पे भी डिपेंड करेगा। बिल्कुल रोज, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है ना 20 के चुनाव के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे देख लीजिए कि राजद से ही दावेदार है। एक वायरल नेत्री है सीमा कुशवाहा। अच्छा। पहले उपेंद्र कुशवाहा के साथ थी, फिर मुकेश सहनी के साथ, अभी तो आज फिलहाल में तेजस्वी राजद के साथ देखी जा रही है, तो वो भी टिकट के दावेदार है। करगहर से ही सीमा कुशवाहा टिकट मांग रही है। और यही नहीं, बीजेपी में भी दावेदारी है। बीजेपी में गोपाल नारायण सिंह के बेटे हैं त्रिविक्रम नारायण सिंह, भाजपा के संगठन में है। वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, भैया हमको डेयरी दे दीजिए, नहीं डेयरी होता तो हमको करगहर ही लड़ा दीजिए। नहीं, वो करगहर भी नहीं बढ़ रहा, हम नवीनगर में भी दावेदारी कहीं लड़ा दीजिए, कहीं लड़ा दीजिए, हमको नवीनगर लड़ा दीजिए, करगहर लड़ा दीजिए, डेयरी लड़ा लीजिए। देखिए ऐसे उम्मीदवारों के लिए राह बहुत मुश्किल होती है, मुश्किल हो, जो लेकिन हर जगह चुनाव लड़ने को तैयार है। गोपाल नारायण सिंह है, पैसे वाले, मेडिकल कॉलेज रहे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, राज्यसभा सांसद रहे, उनके बेटे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं। बशर्ते डेहरी सीट पे उपेंद्र कुशवाहा कोयरी लड़ाना चाहते, कोयरी की सीट है। नवीनगर में एक से एक पहलवान है। करगहर में कुर्मी के जदयू की सीट है, जदयू उसको मिनी नालंदा मानती है, उसको छोड़ेगी नहीं। तो राजपूत समाज के त्रिविक्रम नारायण सिंह का एडजस्टमेंट हो पाएगा, इस चीज की इसकी संभावना काफी कम नजर आ रही है। बाकी नवीनगर में क्या संभावना है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिर देख लीजिए राजद में भी दावेदार है रमेश चौबे, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है। अच्छा। इकलौते ब्राह्मण जीत के आते हैं कोऑपरेटिव चेयरमैन, और वो चेयरमैन बन जाते हैं पूरे बिहार के। ठीक है, रमेश चौबे आरजेडी से टिकट के दावेदार हैं। उसके बाद देख लीजिए रमेश चौबे आरजेडी से हो गया, सीमा कुशवाहा आरजेडी से हो गया, संतोष कुमार मिश्रा कांग्रेस से हो गए, भाजपा से त्रिविक्रम नारायण सिंह हो गए, लोजपा से राकेश कुमार सिंह हो गए, बसपा से उदय प्रताप सिंह हो गए, और जदयू से वशिष्ठ सिंह और दिनेश राय की चर्चा है। इतने सारे पहलवान जो है अभी मतलब मार्केट में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे पहलवान हैं। जनसुराज भी है। जनसुराज अब किस पे दाव खेलता है ये भी देखने वाली बात होगी। तो कुल मिला के करगहर का भी कह सकते हैं, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र 2010 में अस्तित्व में आया। यूपी का सीमावर्ती क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का हो गया, रामगढ़ हो गया, आपका ये दिनारा हो गया, और ये क्या कहते हैं करगहर हो गया। जैसे करगहर, कोचस, इसमें एक कोचस ब्लॉक है। कोचस जो प्रखंड है, 2 प्रखंड है, करगहर और कोचस। कोचस ब्लॉक में सवर्णों की अच्छी खासी आबादी है, खास करके भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत। भूमिहार का भी जो संख्या है वो कोचस ब्लॉक में ही है। और इसी तरह रामगढ़ में एक सटा हुआ ब्लॉक है नोआमा, जो रामगढ़ विधानसभा में आता है, कोचस के ही बगल में है। वहां भी वो सवर्णों की अच्छी खासी आबादी है, खास करके भूमिहारों की। तो दिनारा भी है, राजपूत, राजेंद्र सिंह, उधर जगदानंद सिंह, इधर करगहर। अब तीनों जगह बसपा का भी आधार है। जनसुराज भी लड़ेगा, मुकाबला तो चतुष्कोणीय होना है। बिल्कुल।
राजद भी रहेगा, एनडीए भी है, इंडिया अलायंस भी है, जनसुराज भी है और बसपा भी है। अब बसपा किसको नुकसान पहुंचाता है, कौन प्रत्याशी होगा, ये भी देखने वाली बात है। उसको नुकसान और वोट कटवा नहीं मान सकते, वो तो क्योंकि बड़ा, वो तो दूसरे नंबर पे वो तो रहेंगे। चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा है। हमें लग रहा है कि रामगढ़ में कहीं बसपा ना चुनाव जीत 200 वोटों से पिछली बार हारी 20 में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सब जो सीटें और हैं, जमा खान तो बसपा के टिकट पे ही जीते थे, बसपा पे ही जीते, तो बाद में जदयू में शामिल हो गए। हमें नहीं लगता कि बसपा किसी से गठबंधन करेगी। वो अकेले वो अकेले लड़ने के लिए काबिल है। हो चतुष्को 4-5 लोगों के बीच में अगर मुकाबला होगा तो बसपा के लिए राहें और आसान है, उसके वोट इंटैक्ट है। वहां जो मायावती के जो वोट, जो शेड्यूल कास्ट में जो वोटर है, बसपा के जो अपने कैडर है, वो इंटैक्ट है। तो हो सकता है अगर मुकाबला चतुष्कोणीय हो या और भी निर्दलीय कोई मुकाबले में आ जाए तो हो सकता है कि बसपा यहाँ से चुनाव जीत जाए। रामगढ़ का क्षेत्र हो, आपका करगार का क्षेत्र हो, दिनारा का क्षेत्र हो, बिल्कुल यहाँ बसपा काफी ज्यादा होल्ड रखती है। क्या आपको लगता है कि बसपा से राजद को उन क्षेत्रों में गठबंधन कर लेना चाहिए? देखिए, बसपा इंडिया अलायंस में तो पहले भी रही है, महागठबंधन का हिस्सा रही है। जो राजद, कांग्रेस, नहीं, सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी। अभी बसपा हाल फिलहाल में यूपी में भी अलायंस नहीं कर रही है, तो वो बिहार में अलायंस करेगी इसकी संभावना कम है। लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। अगर राजद का बसपा के साथ अलायंस हो जाता है, हो सकता है रामगढ़ की सीट जो जगदानंद सिंह के बेटे इस बार बुरी तरह से हारे, वो सीट, रामगढ़ की सीट बसपा को दे दी जाए, या और कोई एक सीट बसपा को दे दी जाए। हो सकता है करगार में, लेकिन करगार में कांग्रेस की सिटिंग सीट है, तो बसपा को अगर 1-2 सीट दे के, 2-3 सीट दे के अगर बसपा को गठबंधन में लाया जाए, बसपा और झामुमो जेएमएम को, तो राजद के लिए बहुत फायदा करेगा। लेकिन जेएमएम गठबंधन में आएगी इसकी संभावना अधिक है, हो सकता है वो आ भी जाए। लेकिन बसपा, मायावती, क्या इंडिया अलायंस में वो आएगी? सबसे बड़ा प्रश्न है। मायावती का सिर्फ आधार सिर्फ रोहतास विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं है, उसका बेतिया में भी है, मतलब पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र में भी है, वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में, गोपालगंज में भी उसका प्रभाव है। गोपालगंज में खुद साधु यादव लड़े थे, दूसरे नंबर पे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीमावर्ती क्षेत्र बसपा को 3-4 सीट दिया जा सकता है। 5 सीट भी दिया जाए तो बसपा के लिए कोई मतलब ये नहीं है कि आप सीटों की बर्बादी कर रहे हैं। यूपी के सीमावर्ती क्षेत्र में बसपा खास करके रिजर्व भी सीट और सामान्य सीट भी बसपा को दे सकते हैं आप। इसमें राजद को फायदा ही है। बसपा को गठबंधन में लाने से राजद को फायदा है, खास करके विधानसभा चुनाव में। और एक और मैसेज जाएगा ना कि दलितों के साथ गठबंधन से एक अलग मैसेज भी जा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल, ये फायदा दलित पहुंचाएगा। पार्टी के नाम से मशहूर भी है ये बस बहुजन पार्टी, बस बीएसपी और जेएमएम को अगर जहां ये दोनों पार्टी को अगर राजद अलायंस 6-7 सीट दे के दोनों को, जेएमएम को 2 सीट, 1 या 2 सीट, और बसपा को 4 या 5 सीट दे के, 3-4 सीट दे के अगर अलायंस में ले आती है, दोनों को 6 सीट भी दे के, तो ये राजद को बहुत ही ज्यादा, दोनों का वोट शेयर है। आप आदिवासी आबादी निकालिए, बांका के जिले में, जमुई के जिले में, पूर्णिया जिले में, वाल्मीकि, मतलब जो झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उसमें एसटी समुदाय, भागलपुर के पीरपैंती में ही देखिए तो एसटी समाज का वोटर अच्छा खासा है। अब मायावती जी का जो है बीएसपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रोहतास जिले में कितना बेहतर है, गोपालगंज में कितना बेहतर होल्ड है, वाल्मीकि नगर के क्षेत्र में कितना बेहतर होल्ड है। तो ये अगर जब दोनों पार्टी अगर इंडिया अलायंस में शामिल हो जाती है कुछ सीटें लेके अगर बिहार में, तो स्वाभाविक तौर पे तेजस्वी यादव को बहुत ही ज्यादा बूस्ट और माइलेज मिलेगा। हम चाहेंगे कि शामिल हो जाए। अब देखना है, तो ये तो तेजस्वी यादव जी का नया रणनीति बताएगा कि तमाम पार्टियों के ऊपर है कि वो लोग क्या चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सीपीआई सीपीएम वाले तो है ही, उनको तो सीटें आपको देना ही है। वीआईपी भी है, कांग्रेस भी है। अगर जेएमएम और बीएसपी भी आती है तो ये इसका सीधा सीधा फायदा जो है तेजस्वी यादव को होगा। और इस खास करके ऐसी सीटों पे, रामगढ़, करगहर, दिनारा, गोपालगंज जिले की सीट, ये सब सीटों पे आपको अच्छा खासा फायदा होगा। बांका, जमुई और पूर्णिया जिले में आपको जेएमएम को आने से फायदा होगा। भागलपुर के पीरपैंती में फायदा होगा आपको। तो तेजस्वी यादव को इस पे विचार करना चाहिए। ये सब माइक्रो टीम मैनेजमेंट। आप कांग्रेस को 70 सीट देके आप सीटें बर्बाद कर रहे हैं। कांग्रेस को तो 50 अधिकतम सीट हो गया, 50 सीटें अगर कांग्रेस को मिल रही, चर्चा चल रही है कि 40 से 45 मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। नहीं, अगर कांग्रेस कुछ सीटें हैं, कांग्रेस को भी देना जरूरी है। कुछ सीटें हैं जिसमें कांग्रेस को अच्छा होल्ड है। कांग्रेस पे 70 से आप सीधे 19 सीटें जब जीतेंगे तो आपके सीटें घट के तो फिर 40-45 ही। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कांग्रेस की आप 10-20 सीटें कम कर दीजिए, 70 से आप उसको 55 कर दीजिए, 50 कर दीजिए, वो सीटें आप वीआईपी और बीएसपी और जेएमएम को दे दीजिए, तो वो आपका एडजस्टमेंट। वीआईपी को आप 10 सीटें दे दीजिए,
आप बाकी के 6 सीटें में जेएमएम और बीएसपी को एडजस्टमेंट कर लीजिए, 15 सीट में आपकी 3 पार्टी का एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो कांग्रेस की सीट को काट के इन तीनों पार्टी को आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी माले सीपीआई सीपीएम का तो पहले से सीट है, बिल्कुल, तो हो सकता है उनकी सीटें बढ़ाई जाए। हाँ, माले का 1-2 सीट नहीं, माले का सीट है, इधर से कटेगा उधर से बढ़ेगा, तो मतलब अप्रॉक्स वही रहेगा। हो सकता है माले का एक आध बढ़ भी जाए, सीपीआई का कुछ एक आध सीट बढ़ने का, सीपीआई सीपीएम का भी है बढ़ने घटने का है, तो क्योंकि स्ट्राइक रेट उनके अच्छे हैं तो ये ठीक है। हमारा कहने का कंसर्न ये कि इन सब सीटों मतलब सबको साथ लेकर चलने इन सब सीटों की चर्चा हम कर रहे हैं, तो उसमें हमको लग रहा है कि माइक्रो मैनेजमेंट में जेएमएम का और बीएसपी का तेजस्वी यादव के साथ होना बिहार में काफी जरूरी है। जेएमएम तो हो जाएंगे, इनके साथ झारखंड में गठबंधन है, मायावती। मतलब एक बात है कि अगर ये दोनों पार्टियां आती हैं तो लगभग 10 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर फर्क पड़ सकता है, जो निर्णायक वोटर होते हैं वो इनके पक्ष में आ सकते हैं, और जिस तरीके से 20 में सीएम बनते बनते रह गए वो शायद इस बार ना हो। बिल्कुल। और बीएसपी क्या है कि बीएसपी जहां पे 40,000 से ज्यादा वोट ला रही है, जहां पे 2 नंबर पे रह रही है, 3 नंबर पे रह रही है, बहुत मजबूत फाइट कर रही है, वहां बीएसपी सिंबल ही दे दीजिए। बिल्कुल। वहां तो वैसे भी जीत रही है, बीजेपी जीती है रामगढ़, जेडीयू जीती नहीं, कांग्रेस जीती हुई है करगढ़, तो कांग्रेस के बीच में समझौता हो सकता है सीट को लेकर। रामगढ़ मिल जाएगा तो उसके बदले कोई दिनारा की सीट मिल जा सकती है, या फिर वो आपसी समंजस के ऊपर है कि आप दोनों किस तरीके से डील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखना होगा। बाकी करगढ़ की राजनीति है, नीतीश कुमार इसे मिनी नालंदा मानते हैं, तो वो छोड़ेंगे नहीं। संख्या भी 38,000 है। कुर्मी जाति, एकल जाति में ज्यादा संख्या नहीं है, कोयरी कुर्मी जोड़ के, लेकिन फिर भी है 38,000 कम नहीं। हाँ, 38,000 ये है, 30,000 कोयरी भी है, तो 40, 30, 68,000 के आसपास कोयरी कुर्मी मिलके इनका वोट हो जाता है। तो अब कोयरी किधर है, कुर्मी किधर है, नीतीश कुमार का समीकरण कितना, दोनों साथ रहेगा, दानू किधर है। कहेंगे उपेंद्र कुशवाहा के हमको भी दे दीजिए। बिल्कुल भैया, दांगी भी है यहाँ दांगी भी है, उपेंद्र कुशवाहा जी भी मांगेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को डेरी की सीट दी जा रही है सासाराम जिले में। वो चर्चा है कि डेरी की सीट उनको मिलेगी, गोह और डेरी की सीट उस तरफ जो है इनको दिया जा रहा है। तो नरकटिया की भी चर्चा है। नरकटिया तो उधर की सीट हो गई, इधर हम सासाराम की चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। बाकी करगढ़ धीरे धीरे जब नजदीक, पहलवान काफी सारे हैं, दिनेश कुमार राय है, वशिष्ठ सिंह है, आप कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रमेश चौबे हैं, सीमा कुशवाहा है, काफी लोग हैं, उदय प्रताप हैं, राकेश कुमार सिंह है, बहुत लोग हैं। देखना होगा कि किनको मतलब क्या गुल खिलाता जो जीतने वाले पहलवान हैं, जाहिर है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां उन पर ही दांव खेलना चाहेंगी। अब तो सब कुछ तय करना है महागठबंधन में तेजस्वी यादव को और एनडीए में नीतीश कुमार और बीजेपी को। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।